हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेश केजे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आपकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र की पुस्तक, उसका एक्सरसाइज 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, साथ ही इसके आंसर्स आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 1 का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लें। आप लोग एक्सरसाइज 1 क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग एक्सरसाइज 2 देख सकते हैं आसानी से। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते थे वो मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 है ये इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, उत्पादन एवं आय गणना विधि। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है कैसी? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, या उपयुक्त तो तीनों है? तो उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है वो सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है? देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपकी बुक में जहाँ तक का डेटा अवेलेबल है उस आधार पर ही बनाया गया है। तो आपकी बुक में शायद 2009 से 10 तक का ही डेटा अवेलेबल किया गया है, उसी आधार पर आपकी पुस्तक पब्लिश की गई है, तो उसी आधार पर ये प्रश्न भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न 2009, 10, 11 तक के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए तो प्रश्न फिर से क्या है? बिहार की कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है? ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 41.4%, 36.4%, 45.4% और 42.4%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का ए, यानी कि वर्तमान समय में इससे अधिक या इससे कम हो सकता है, लेकिन ये 2009 तक 10 तक के डेटा के आधार पर प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कौन सी क्रिया पूरी होती है? जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है तो इनमें से कौन सी क्रिया पूरी होती है? ऑप्शंस देखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी विकास, ऑप्शन नंबर सी गणना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकास। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का सीधा सा मतलब है, उसमें वृद्धि होने का सीधा सा मतलब है कि हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर है। तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का बी, यानी कि विकास। अगला प्रश्न देखिए। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब से कब तक होता है? जो एक वर्ष का फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है वो कब से कब तक लागू होता है? तो ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न क्या है कि उत्पादन, आय एवं डैश, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन, आय और इसके साथ में कौन सी तीसरी चीज जो है चक्रीय समूह का निर्माण करती है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देखिए। ए बचत, बी निर्माण, सी व्यय, डी गणना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा व्यय, यानी कि खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्च, व्यय मतलब खर्च। तो उत्पादन, आय और व्यय ये एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। ये तीनों एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। तो बिहार के पटना जिले की मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार की बात हो रही है, बिहार में सर्वाधिक है, यानी कि बिहार में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है?
जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उसका प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ता है, ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ए वृद्धि होती है प्रति व्यक्ति आय में, बी कमी होती है, सी स्थिर रहती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। या इसे आप यूं भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो दोनों तरीके से प्रश्न यहाँ बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, पूरे भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए आप लोग, ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। तो आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि गोवा। पूरे भारत में गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, और वो इस वक्त शायद, अभी की बात कर रहा हूँ मैं लेटेस्ट, इस वक्त शायद 4.5 लाख पर ईयर है। ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा में हेरफेर हो सकता है लेकिन इतने के आसपास ही होगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, NI का पूर्ण रूप क्या है? NI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन देखिए, NI मीन्स न्यू इनकम, या बी नेट इनकम, या सी नेशनल इनकम, या डी न्यू इंटरेस्ट। तो NI का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? नेशनल इनकम। यानी कि 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेशनल इनकम। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? इसका उत्तर तो आप लोगों को मालूम ही होगा। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, यानी कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के सभी राज्यों, यहाँ वैसे राज्य की बात हो रही है लेकिन मैं आपको पूरा डेटा दे देता हूँ, सभी केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सन 1868 में सर्वप्रथम किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? 1868 में सबसे पहले किन्होंने, किस व्यक्ति ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, या ये कहिए आप लगाने का प्रयास किया था? ठीक है, ऑप्शन देखिए आप लोग, पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जेपी नारायण, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों का अनुमान उन्होंने लगाया था, और उस वक्त शायद उन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय 20 रुपये बताई थी उस वक्त उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अगस्त 1949 ईस्वी में गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया, उसके लिए एक समिति गठित की गई। ठीक है, 1949 में यह कार्य किया गया था, अगस्त 1949 में। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंबेडकर। तो उस समिति के जो अध्यक्ष है उस वक्त के जाने माने विद्वान PC महालनोबिस को बनाया गया था। इस समिति को इसलिए महालनोबिस समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर डी 1953। तो ये कार्य करना वैसे शुरू कर दिया था 1949 में ही। ये संगठन जो है 1949 में, जैसे आपको दिखा प्रश्न ऊपर, 1949 में इसका कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ समिति थी। इसका जो गठन किया गया एक संगठन के तौर पर वो 1951 में किया गया, 1951 में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी 1951 में। और इसके अलावा 1954 में पंडित नेहरू के कहने पर इससे संबंधित और एक कार्य भी ये समिति यानी कि ये संगठन करने लगी, तो वो 1954 हो जाएगा। लेकिन गठन कब किया गया था? और शायद डेट 2 मई था, 2 मई 1951 को ये किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14।
प्रति व्यक्ति आय का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जा सकता है? अगर आपको प्रति व्यक्ति आय निकालनी है किसी देश की तो उसके लिए आप किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी, कुल जनसंख्या बटे राष्ट्रीय आय। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, राष्ट्रीय आय गुना कुल जनसंख्या, या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय माइनस कुल जनसंख्या। ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 14 का ए। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं कि प्रति व्यक्ति आय का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जा सकता है? इसको ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है तो प्रति व्यक्ति आय हमें किसी देश की प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 होगा ये। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। ये एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस नाम की पुस्तक किन्होंने लिखी थी? इस नाम की पुस्तक किन्होंने लिखी थी? तो आप लोग ऑप्शंस देखिए, डॉक्टर वी.के. राव, ऑप्शन नंबर बी जे.पी. नारायण, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो आप लोगों ने पीछे अभी एक प्रश्न देखा था, एक प्रश्न देखा था कि किसने सर्वप्रथम हमारे भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था? तो इसका जो वर्णन है उन्होंने इसी पुस्तक में किया था। पुस्तक का नाम एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? ठीक है। मतलब किस संस्था को यह कार्य दिया गया है राष्ट्रीय आय की गणना करने का? तो ऑप्शन नंबर ए NSSO, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पीछे भी आया था अभी आपका। ऑप्शन नंबर सी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा CSO, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस कार्य में इस संगठन का इस कार्य को करने के लिए सहयोग करता है NSSO। ठीक है। लेकिन जो सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है वो CSO ही होगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी के कुचक्र की धारणा को किस अर्थशास्त्री ने बताया था? किस अर्थशास्त्री ने इसका वर्णन किया था? तो आप लोग ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए रैगनर नक्स, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी कीन्स, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका रिकार्डो, ऑप्शन नंबर डी क्या है? रिकार्डो। ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए रैगनर नक्स। इन्होंने ही गरीबी के कुचक्र की धारणा का विकास किया था, उसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 होगा ये, किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन क्या है? किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को अगर मापना है तो उसके लिए सर्वोत्तम साधन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी कुल व्यय। तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन राष्ट्रीय आय होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी एक अच्छा साधन है। ठीक है। इसके आधार पर भी अच्छे से उसका वर्णन किया जा सकता है या दो देशों की प्रगति की तुलना की जा सकती है, लेकिन सर्वोत्तम साधन की बात अगर की जाए तो वो क्या होगा? राष्ट्रीय आय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है। राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक, प्रश्न पढ़ देता है एक बार फिर से मैं, राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्न में से कौन सी व्यवहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? अगर आपको राष्ट्रीय आय की गणना करनी है या संस्थाएं जो हमारी करती हैं उन लोगों को किस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ठीक है। तो प्रश्न हम लोग पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, ये कठिनाई तो बिल्कुल आती है। ऑप्शन नंबर बी दोहरी गणना की संभावना, ये भी हो जाता है, कभी कभी एक ही व्यक्ति का 2 बार नाम आ जाता है तो दोहरी गणना की संभावना भी हो सकती है। और मूल्य के मापने में कठिनाई, ये भी परेशानी उपलब्ध होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना और मूल्य के मापने में कठिनाई, ये सभी परेशानियां, ये सभी कठिनाइयां उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये अंतिम प्रश्न है आपका। ठीक है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार के टोटल जितनी प्रति व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होती है उसमें किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पर कृषि मुख्य आजीविका की प्रणाली है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए।
तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा में भी ये प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं। जितने भी यहाँ प्रश्न दिए गए थे सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इन सभी सवालों को नोट करें और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे चैनल के माध्यम से करते रहें। ठीक है, तो फिर मैं अगली बार आपके सामने हाजिर होऊंगा एक और नया वीडियो लेकर, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर। तब तक आप लोग घर में पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।